तो चलिए आज दिए गए स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करते हैं। विषय है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, यानी एक बैंक की शाखा का मुनाफा। पर इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2008 में। एक ऐसा साल जिसे शायद ही कोई भूल पाए। बिल्कुल, 2008 जब 160 साल पुरानी एक कंपनी, वॉल स्ट्रीट का एक आइकन लेहमन ब्रदर्स रातों रात दिवालियां हो गई, और इसके साथ ही दुनिया भर में एक आर्थिक सुनामी आ गई। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, बाजारें ढह गई। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे और देखेंगे कि इसका लेना देना हमारे पड़ोस की बैंक शाखा से कैसे है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है, ये समझना कि एक बैंक के लिए लाभप्रदता का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज्यादा है। सही। ये जोखिम, संतुलन और दक्षता की एक कहानी है। हम जानेंगे कि इसे मापते कैसे हैं, इसमें क्या खतरे छिपे हैं और क्यों एक ब्रांच मैनेजर का छोटा सा फैसला भी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। स्रोत मुनाफा यानी प्रॉफिट और लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी के बीच एक बड़ा फर्क बताते हैं। सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। अच्छा। मुनाफा यानी प्रॉफिट तो एक सीधा साधा नंबर है, एक निरपेक्ष आंकड़ा। साल के अंत में सारे खर्चे निकाल के आपकी जेब में कितना पैसा बचा। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ये आपका मुनाफा है। ठीक है, 10 करोड़, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लाभप्रदता ये बताती है कि उस 10 करोड़ को कमाने में आपने कितनी दक्षता दिखाई। ये एक सापेक्ष माप है। मतलब एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल, ये आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। ये सवाल पूछता है, हाँ तुमने 10 करोड़ कमाए, लेकिन उसे कमाने के लिए तुमने कितने संसाधन लगाए। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का मुनाफा कमाया हो, पर उसने ऐसा बहुत कम लागत में किया हो, तो वो आपसे ज्यादा लाभप्रद यानी प्रॉफिटेबल मानी जाएगी। अच्छा, तो मुनाफा स्कोर है, पर लाभप्रदता ये बताती है कि खेल कितना अच्छा खेला गया। स्रोत में 3 तरह के मुनाफे का भी जिक्र है ना? ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट। हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए जो जूते बनाती है। उसने एक साल में 1 करोड़ रुपए के जूते बेचे। ये उसका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, 1 करोड़ की सेल। तो सबसे पहला लेवल है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है उन जूतों को बनाने का सीधा खर्च, जैसे चमड़ा, रबर, मजदूरों की दिहाड़ी, उसे कुल बिक्री से घटा दें। मान लीजिए ये खर्च, जिसे COGS कहते हैं, 60 लाख रुपए था। तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 40 लाख। सीधा हिसाब है एकदम। पर कंपनी चलाने में और भी खर्चे होते हैं। हाँ, जैसे ऑफिस का किराया, मार्केटिंग, मैनेजर की सैलरी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। यहीं पर दूसरा लेवल आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे घटा देते हैं, तो जो बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मान लीजिए ये खर्चे 20 लाख रुपए हैं, तो 40 लाख में से 20 लाख गए, बचे 20 लाख। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। और फिर आखिर में आता है नेट प्रॉफिट, जिसे सब बॉटम लाइन कहते हैं। हाँ, नेट प्रॉफिट, ये वो असली पैसा है जो मालिक की जेब में जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सरकार का टैक्स और अगर कोई लोन है तो उसका ब्याज, ये सब घटाने के बाद जो रकम बचती है वो नेट प्रॉफिट है। तो हमारे उदाहरण में अगर टैक्स और ब्याज 10 लाख है तो नेट प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। ठीक है, ये तो किसी भी कंपनी के लिए समझ आता है, लेकिन एक बैंक, वो तो जूते या साबुन नहीं बेचता, तो उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? वो पैसा कैसे कमाते हैं? यहीं पर बैंकिंग का बिजनेस मॉडल बहुत ही आकर्षक हो जाता है। एक बैंक का काम मूल रूप से 2 चीजों का प्रबंधन करना है, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज। ओके। स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। एक बैंक के लिए सबसे बड़ी देनदारी या लायबिलिटी है हम और आप जैसे ग्राहकों का पैसा जो उनके पास जमा है, हमारे सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। पर यह बैंक के लिए देनदारी क्यों है? क्योंकि ये पैसा बैंक का नहीं है, ये आपका है। बैंक को ये पैसा आपको मांगते ही वापस करना है और उस पर ब्याज भी देना है। अच्छा, और उसकी संपत्ति? बैंक की संपत्ति या एसेट है वो कर्ज जो बैंक दूसरों को देता है। होम लोन,
कार लोन, बिजनेस लोन, इन लोन्स पर बैंक ब्याज कमाता है। तो मतलब वो स्प्रेड पर पैसा कमाते हैं। हाँ। जो ब्याज वो लोन पर कमाते हैं और जो ब्याज वे हमारी जमा पर देते हैं, उसके बीच का अंतर। बिल्कुल, यही उनके मुनाफे का मुख्य स्रोत है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। बैंक एक बहुत शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्रोत लेवरेज या गियरिंग कहते हैं। लिवरेज, ये शब्द मैंने सुना तो है, पर बैंकिंग में इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है उधार के पैसे पर खेलना। बैंक लोन देने के लिए, मतलब अपनी संपत्ति बनाने के लिए, ज्यादातर आपके और मेरे जैसे जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल करता है। वो अपनी पूंजी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही दांव पर लगाता है। इस तरह वो अपने रिटर्न को कई गुना यानी लेवरेज कर लेता है। ये एक कार के गियर जैसा है। आप बड़ा गियर लगाते हैं तो इंजन के उतने ही चक्कर में कार बहुत तेजी से भागती है। लेवरेज वही बड़ा गियर है। मतलब कम लागत में ज्यादा रफ्तार। ये तो बहुत स्मार्ट लगता है। पर अगर लाभप्रदता एक रिपोर्ट कार्ड है तो इसे ग्रेड कैसे देते हैं? स्रोत में ROA और ROE जैसे शब्द हैं, ये क्या है? ये बैंकिंग रिपोर्ट कार्ड के 2 सबसे जरूरी ग्रेड्स हैं। पहला है ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ये मापता है कि एक बैंक अपनी कुल संपत्ति का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा पैदा कर रहा है। ये मैनेजमेंट की काबिलियत का पैमाना है। ठीक है, तो ROA मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है। और दूसरा ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये वो मीट्रिक है जिसकी बैंक के मालिकों या शेयरधारकों को सबसे ज्यादा परवाह होती है। इक्विटी का मतलब है मालिकों का अपना पैसा। तो ROE बताता है कि मालिकों के लगाए हर एक रुपए पर बैंक कितना मुनाफा कमा रहा है। और मुझे लगता है कि यहीं पर लिवरेज का वो गियर वाला कॉन्सेप्ट फिर से आता है। आपने एकदम सही पकड़ा। इन दोनों के बीच एक सीधा और बहुत शक्तिशाली रिश्ता है। फॉर्मूला है ROE = ROA × लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो यानी बैंक की कुल संपत्ति को उसकी अपनी पूंजी से भाग देना। बिल्कुल। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये एक बहुत खतरनाक संभावना की तरफ इशारा करता है। अगर किसी बैंक मैनेजर को अपना ROE बढ़ाकर बोनस कमाना है तो वो क्या कर सकता है? या तो वो अपनी कुशलता बढ़ाए और ROA बेहतर करे जिसमें मेहनत लगती है, या फिर वो बस ज्यादा उधार लेकर यानी लिवरेज का गियर बढ़ाकर अपना ROE बढ़ा सकता है। एक मिनट, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। उसे कौन रोकेगा? इसमें कोई तो झोल होगा। यही सबसे बड़ा पेच है। लिवरेज एक दोधारी तलवार है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ये आपके मुनाफे को आसमान पर पहुंचा सकता है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं ये नुकसान को भी उसी रफ्तार से कई गुना बढ़ा देता है। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी था जो इसे काफी अच्छे से समझाता है। हाँ, एक काल्पनिक बैंक का। मान लीजिए एक बैंक के पास 100 रुपए की कुल संपत्ति है। इसमें से सिर्फ 5 रुपए मालिक की अपनी पूंजी है और बाकी 95 रुपए उधार के हैं। तो इसका लिवरेज रेशियो हुआ 20.1। मतलब हर 1 रुपए की अपनी पूंजी पर बैंक 20 रुपए की संपत्ति कंट्रोल कर रहा है। सही। अब सोचिए, किसी आर्थिक मंदी की वजह से बैंक की संपत्ति का मूल्य सिर्फ 5% गिर जाता है, यानी उसके कुछ लोन खराब हो जाते हैं। तो 100 रुपए की संपत्ति अब 95 रुपए की रह गई। 5 रुपए का सीधा नुकसान। ये 5 रुपए का नुकसान किसकी जेब से जाएगा? मालिक की जेब से। लेकिन उसकी पूंजी तो थी सिर्फ 5 रुपए। अरे, इसका मतलब उसकी पूरी पूंजी एक झटके में साफ हो गई। एग्जैक्टली। बैंक दिवालिया हो जाएगा। सिर्फ 5% की गिरावट ने मालिक को सड़क पर ला दिया। और अब सोचिए उन 95 रुपए का क्या होगा जो आम जमाकर्ताओं के थे? उनका पैसा भी खतरे में आ गया। और यहीं पर हमारी कहानी लेहमन ब्रदर्स पर वापस आती है। ये सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण नहीं था, उनके साथ असल में यही हुआ था। हाँ, और वो कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था। लेहमन ब्रदर्स का लेवरेज रेशियो 30.1 से भी ज्यादा था। सोचिए, हर $1 की अपनी पूंजी पर वो $30 से ज्यादा का खेल खेल रहे थे। 30.1, ये तो बहुत ही ज्यादा जोखिम है। जार ढहा। तो उनकी संपत्ति के मूल्य में सिर्फ 3 से 4% की गिरावट आई। सिर्फ 3-4%। और ये 160 साल पुरानी वॉल स्ट्रीट की प्रतिष्ठित फर्म को दिवालिया करने के लिए काफी था। 160 साल की विरासत सिर्फ 3% के नुकसान से तबाह। इसीलिए नियामक, जिसे भारत में RBI और अमेरिका में फेडरल रिजर्व इतने सख्त नियम बनाते होंगे। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि नियामक इस बात पर सख्त सीमाएं लगाते हैं कि बैंक्स कितना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी बेल्ट की तरह है। तो ये सब हमें भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में कहाँ लाकर खड़ा करता है?
स्रोत भारतीय बैंकिंग के इतिहास को 3 चरणों में बांटते हैं। हाँ, और ये संदर्भ समझना जरूरी है। पहला चरण था 1770 से 1969 तक का, जब ब्रिटिश राज में प्रेसिडेंसी बैंक्स बने, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बना। और फिर दूसरा चरण आया राष्ट्रीयकरण का। सरकार ने अचानक सारे बड़े प्राइवेट बैंकों को अपने हाथ में ले लिया। ये इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय सोच ये थी कि प्राइवेट बैंक्स सिर्फ बड़े शहरों और बड़े उद्योगों को ही लोन दे रहे थे। कृषि और छोटे गांवों तक बैंकिंग नहीं पहुंच रही थी। तो सामाजिक बराबरी के लक्ष्य से 1969 में 14 और 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मकसद था बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाना। और फिर 1991 में उदारीकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के बाद नए प्राइवेट बैंकों जैसे HDFC और ICICI को मैदान में उतरने की इजाजत मिली। इससे बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया। आज हमारे पास सरकारी, प्राइवेट और विदेशी हर तरह के बैंक हैं। स्रोत के मुताबिक सरकारी बैंकों के पास आज भी 70% से ज्यादा कारोबार है, लेकिन वे प्राइवेट बैंकों के सामने लगातार अपनी बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं। तो इस बढ़े हुए कंपटीशन और लेमन ब्रदर्स जैसे जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं, शाखा की लाभप्रदता। ये सब एक अकेली बैंक की ब्रांच के लिए क्या मायने रखता है? ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी शाखा की परिचालन दक्षता पर निर्भर करता है। अच्छा, दीर्घकालिक और स्थायी लाभप्रदता की नींव यही है। मतलब ये बड़े बड़े फॉर्मूले, लिवरेज, ROE ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन असल खेल जमीन पर ब्रांच में खेला जाता है। बिल्कुल। एक शाखा कितनी कुशलता से काम करती है, क्या वो सही ग्राहकों को कर्ज दे रही है, क्या वो अपनी लागत को नियंत्रण में रख रही है। एक स्वस्थ और लाभप्रद बैंक इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है। लेमन ब्रदर्स का पतन हमें यही सिखाता है कि सिर्फ बड़े नंबरों के पीछे भागना कितना खतरनाक हो सकता है। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? हमने लेमन ब्रदर्स के पतन से बात शुरू की और एक स्थानीय बैंक शाखा की कार्यकुशलता पर खत्म की। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। लाभप्रदता सिर्फ एक स्प्रेडशीट पर लिखा नंबर नहीं है। नहीं, ये दक्षता, जोखिम प्रबंधन और स्थिरता का एक समग्र माप है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक अकेली बैंक शाखा का स्वास्थ्य पूरी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में योगदान करता है। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। मार्च 2021 में भारतीय बैंकों का सकल NPA यानी वो लोन जिनके वापस आने की उम्मीद कम है, 8.34 ट्रिलियन था। 8.34 ट्रिलियन रुपए। ये दिखाता है कि ये जोखिम कितने वास्तविक हैं। मतलब एक छोटी सी शाखा में दिया गया एक गलत कर्ज जब हजारों शाखाओं में दोहराया जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि लाभप्रदता को केवल मुनाफी के चश्मे से देखना खतरनाक है। असली लाभप्रदता वो है जो जोखिम को ध्यान में रखकर कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से कमाई जाए। हमने इस पे बात की कि बैंकों को कैसे मापा और नियंत्रित किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बैंकिंग को बदल रही है, डिजिटल भुगतान, फिनटेक स्टार्टअप्स, ये सोचने पर मजबूर करता है क्या भविष्य के बैंक के स्वास्थ्य और सफलता को मापने के लिए ROA और ROE जैसे पारंपरिक उपाय काफी होंगे, या हमें पूरी तरह से नए मीट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी जो डिजिटल पहुंच, डेटा सुरक्षा और ग्राहक अनुभव जैसी चीजों को भी माप सके? आजकल बैंकों की हालत कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे वो एक रस्सी पर चल रहे हैं। एक तरफ तो उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चे कम करने का भारी दबाव है और दूसरी तरफ उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी में पैसा भी लगाना है। बिल्कुल। ताकि वे मुकाबले में बने रहें। ये तो ऐसा हुआ कि आप गाड़ी का माइलेज भी बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही उसमें एक नया शक्तिशाली इंजन भी लगाना चाहते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रह गई है। हम और आप जैसे ग्राहकों की आदतें वो पूरी तरह बदल गई हैं। हम सब कुछ अपने फोन पर चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ऊपर से नई नई फिनटेक कंपनियां आ रही हैं जो बैंकों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इन सब वजहों से बैंकों का मुनाफा भी कम हो रहा है। तो ऐसे में उनके लिए सिर्फ कटौती करना काफी नहीं है। उन्हें अपनी पूरी कार्यप्रणाली को, जिसे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहते हैं, बेहतर और स्मार्ट बनाना होगा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि बैंक अपनी कार्यकुशलता और मुनाफा बढ़ाने के लिए असल में कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो पूरी बैंकिंग की सोच को बदलने जैसा है। चलिए शुरू करते हैं।
तो जब इतना बड़ा बदलाव करना हो तो कोई बैंक आखिर शुरुआत कहाँ से करता है? मतलब क्या वे सबसे पहले अपनी ऐप को बेहतर बनाते हैं या अपनी ब्रांड चमकाते हैं? हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि वे सबसे पहले अपनी नींव को ठीक कर रहे हैं। हाँ, किसी भी इमारत को सुंदर बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। यहाँ पहली और सबसे, मैं कहूंगी, साहसी रणनीति है बिजनेस रीअलाइनमेंट। बिजनेस रीअलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक ठंडे दिमाग से ये देख रहे हैं कि उनके कौन से काम या विभाग सच में फायदा दे रहे हैं और कौन से सिर्फ बोझ बने हुए हैं। मतलब उन कामों से हाथ खींच लेना जिनमें मार्जिन बहुत कम है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? नहीं, ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। कोई बैंक ये कैसे तय करता है कि उसका दशकों पुराना कोई बिजनेस अब फायदेमंद नहीं रहा? इसमें उन पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ना भी शामिल हो सकता है जो शायद बैंक की पहचान का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जो बैंक भावनाओं में बहकर ऐसे काम करते रहेंगे जिनमें कमाई कम और मेहनत ज्यादा है, वे पिछड़ जाएंगे। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान और संसाधन उन क्षेत्रों पर लगा रहे हैं जहां वे न केवल प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बल्कि जीत सकते हैं। ये अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करने जैसा है। अच्छा, तो एक बार जब ये तय हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं, तो अगला कदम ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं का होता होगा। मुझे लगता है एक साइज सब पर फिट वाला पुराना तरीका तो अब खत्म ही हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया है। यहीं पर दूसरी रणनीति काम आती है, प्रोडक्ट बंडलिंग और रिलेशनशिप प्राइसिंग। ओके। बैंक अब ये समझ गए हैं कि हर ग्राहक अलग है, इसलिए वे अब सिर्फ एक सेविंग अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहे। वे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से सेवाओं का एक पूरा पैकेज बनाकर दे रहे हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ये सुनने में थोड़ी मार्केटिंग की भाषा ज्यादा लगती है। हमारे स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक चेकिंग खाता खुलवाते हैं। अब बैंक उसके साथ आपको पहचान की चोरी से सुरक्षा यानी आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन और मुफ्त क्रेडिट स्कोर अलर्ट जैसी सेवाएं भी बंडल करके दे सकता है। अच्छा। इससे ग्राहक को लगता है कि उसे सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि अपनी वित्तीय सुरक्षा का एक पूरा समाधान मिल रहा है। उसे ज्यादा मूल्य महसूस होता है और वो बैंक से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। और बैंक के लिए? बैंक के लिए उसका राजस्व बढ़ता है और ग्राहक के छोड़कर जाने की संभावना कम हो जाती है। ये एक तरह से जीत जीत वाली स्थिति बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सेल्स की तरकीब नहीं है, बल्कि ये कहने का एक तरीका है कि हम आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी को समझते हैं और उसके लिए हमारे पास एक पैकेज है। बिल्कुल। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने का। लेकिन बैंक तो सारे काम खुद नहीं करते हैं ना, वे बहुत सी बाहरी कंपनियों पर भी निर्भर होते हैं। उनके बारे में क्या? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमें तीसरी रणनीति पर लाता है, वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट? हाँ, और यहाँ सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले बैंक अपने वेंडरों से सिर्फ मोलभाव करके कीमतें कम करवाने की कोशिश करते थे। हाँ, मतलब जितना हो सके सस्ते में काम करवाओ। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज बैंक की टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग तक बहुत कुछ बाहरी वेंडरों पर निर्भर है। तो अब बैंक उन्हें सिर्फ एक सप्लायर की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह देख रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ कीमतें कम करना नहीं बल्कि उनसे सबसे ज्यादा मूल्य प्राप्त करना है। इसके लिए सही वेंडरों का चुनाव करना, उनके साथ स्पष्ट सेवा स्तर के समझौते यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करना और स्कोर कार्ड के जरिए लगातार उनके प्रदर्शन पर नजर रखना, ये सब शामिल है। ये एक साझेदारी है, सौदा नहीं। और मुझे लगता है कि इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़ने वाली एक चीज होगी कंपनी के अंदर का माहौल, यानी उसकी संस्कृति। क्योंकि आप कितने भी अच्छे नियम बना लें, अगर लोग उसे मानेंगे नहीं तो सब बेकार है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। चौथी और शायद सबसे जरूरी रणनीति है दक्षता को महत्व देने वाली संस्कृति का निर्माण। अगर कंपनी का सीईओ तो लागत घटाने की बात कर रहा है लेकिन नीचे के कर्मचारी अभी भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बदलेगा। सही बात है। ये सोच ऊपर से लेकर नीचे तक हर कर्मचारी में आनी चाहिए। प्रबंधन को अपनी बातों और कामों से ये दिखाना होगा कि वे दक्षता को लेकर गंभीर हैं। हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी, तभी कोई भी रणनीति लंबे समय तक सफल हो सकती है। बिल्कुल। और जब ये अंदरूनी संस्कृति और मॉडल ठीक हो जाता है, तभी इसका असर बाहर दिखना शुरू होता है, यानी हम जैसे ग्राहकों के अनुभव में। मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव तो वही आया है कि हम आज बैंकों से कैसे जुड़ते हैं। पूरी तरह से। ये तो पूरी तरह बदल गया है। पूरी तरह से।
और यहीं से बैंकिंग का चेहरा बदलना शुरू होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चैनल ऑप्टिमाइजेशन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, बैंक अब डेटा का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक किस काम के लिए कौन सा चैनल पसंद करते हैं। क्या वे पैसे निकालने के लिए एटीएम जाते हैं, बिल भरने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लोन के बारे में बात करने के लिए ब्रांच जाना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या बैंक की शाखाएं यानी ब्रांच बंद हो रही हैं? अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं और चिंता होती है कि आप किसी जरूरी काम के लिए कहाँ जाएंगे। देखिए, कुछ ब्रांच बंद हो रही हैं, ये सच है। कुछ को आपस में मिलाया जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रांच की भूमिका कोई बदला जा रहा है। अच्छा। वे अब सिर्फ पैसे जमा करने या निकालने के केंद्र नहीं रह गए हैं। उनकी भूमिका अब सलाहकार या संबंध बनाने वाली ज्यादा हो गई है। और जहां ब्रांच कम हो रही हैं, वहीं संपर्क केंद्र यानी कॉन्टैक्ट सेंटर्स, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की ताकत को कई गुना बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये बात तो मुझे बहुत ही हैरान करने वाली लगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि बैंक अब अपनी ब्रांच में कॉफी बार और योगा क्लास जैसी चीजें शुरू कर रहे हैं। हाँ, सोचिए, जिस जगह पर हम सिर्फ पैसे निकालने या जमा करने जाते थे, वो अब एक तरह का कम्युनिटी हब बन रहा है। क्या ये सच में काम करता है? ये इनोवेटिव ब्रांच डिजाइन का हिस्सा है। इसके पीछे की सोच ये है कि अगर लोग लेन देन के लिए ब्रांच नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आने का कोई और कारण दिया जाए। पुराने बोरिंग काउंटर और शीशे के पीछे बैठे कर्मचारियों वाला मॉडल अब बैंक 2.0 की दुनिया में काम नहीं कर रहा। लक्ष्य है ब्रांच को एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग आना चाहें, न कि जहां उन्हें मजबूरी में आना पड़े। और ये सब इसलिए ताकि ग्राहक चाहे ऐप इस्तेमाल करे या ब्रांच जाए, उसका अनुभव खराब ना हो। बिल्कुल, यहीं पर मल्टी चैनल सहज अनुभव की अवधारणा आती है। ओके। आज हम सब कई चैनलों का उपयोग करते हैं। हो सकता है मैंने अपने लैपटॉप पर लोन के लिए अप्लाई करना शुरू किया, फिर कुछ जानकारी के लिए मोबाइल ऐप खोला, और अंत में दस्तावेज जमा करने के लिए ब्रांच गया। हाँ, अब अगर हर बार मुझे अपनी कहानी शुरू से सुनानी पड़े, तो अनुभव बहुत खराब होगा। एक सहज अनुभव का मतलब है कि बैंक को पता हो कि मैं अपनी यात्रा में कहाँ हूं, चाहे मैं कोई भी चैनल इस्तेमाल करूं। और ये अनुभव अब सिर्फ सहज नहीं बल्कि बहुत व्यक्तिगत भी होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बैंक अब हमें सिर्फ एक खाता नंबर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये परिष्कृत ग्राहक विभाजन, मतलब सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन के जरिए हो रहा है। पहले बैंक ग्राहकों को बस इस आधार पर बांटते थे कि किसके खाते में कितना पैसा है। लेकिन अब वे जीवन शैली, व्यवहार, जरूरतें और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर ग्राहकों के छोटे छोटे समूह बना रहे हैं। मतलब बैंक अब ये नहीं देखता कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, बल्कि ये देखता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। जैसे कि क्या आप एक युवा हैं जो अभी अभी कमाना शुरू कर रहा है और घूमने फिरने पर खर्च करता है, या आप एक ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों को एक ही तरह का लोन या निवेश का ऑफर देने का कोई मतलब नहीं है। और जब आप ग्राहकों को इतनी गहराई से समझ लेते हैं, तभी आप अगली रणनीति अपना सकते हैं, जो है रियल टाइम क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सही समय पर सही पेशकश करना। बैंक अब सच्चाई के क्षणों यानी मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पल होते हैं जब किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, जैसे शादी, घर खरीदना, बच्चे का जन्म या नई नौकरी। इन पलों में लोगों को वित्तीय उत्पादों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही बात है। अब बैंक डेटा की मदद से इन पलों का अनुमान लगाकर तुरंत ग्राहक के लिए एक प्रासंगिक पेशकश कर सकता है, चाहे ग्राहक उस समय ऐप पर हो या ब्रांच में। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा डरावना भी लगता है। क्या ये सिर्फ मुझे और सामान बेचने के लिए है या इसका कोई और भी फायदा है? ये मददगार होने और दखलंदाजी करने के बीच की बहुत पतली रेखा है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और बैंक पे इस बात को समझते हैं। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये ग्राहक के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। सोचिए, आप ऑनलाइन घर खोज रहे हैं और आपके बैंक का ऐप आपको तुरंत एक प्री अप्रूव्ड होम लोन का ऑफर दे दे। ये आपका काम आसान कर सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर बैंक आपको हर दिन फालतू के ऑफर भेजता रहे तो ये दखलंदाजी लगेगी। संतुलन साधना ही असली चुनौती है। ये सब निजीकरण और रियल टाइम ऑफर सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं है। पर्दे के पीछे कोई बहुत शक्तिशाली इंजन चल रहा होगा जो ये सब संभव बनाता है। मुझे लगता है अब हमें उस इंजन यानी टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से।
पर्दे के पीछे की असली ताकत टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ही है। देखिए, इसका मकसद बैंक के अंदर और बाहर दोनों जगह ट्रैफिक जैम खत्म करना है। ग्राहकों के लिए इसका मतलब है कि अब उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा या किसी से बात करने का इंतजार नहीं करना होगा। वे ऐप पर खुद अपना काम कर सकते हैं। और कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें फाइलों के ढेर में या 10 अलग-अलग सिस्टम में जानकारी नहीं ढूंढनी पड़ती। एक क्लिक पर ग्राहक की पूरी जानकारी उनके सामने आ जाती है। अच्छा। इससे काम की रफ्तार बढ़ती है और गलतियां कम होती हैं। एक बड़ा और सरल उदाहरण है कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में बदलना। जब सब कुछ डिजिटल होता है तो लोन की अर्जी या खाता खोलने की प्रक्रिया हफ्तों के बजाय मिनटों में पूरी हो सकती है। और डेटा, हम सबने सुना है कि डेटा नया तेल है। बैंकिंग में ये बात कितनी सच है? जब आप बिग डेटा कहती हैं तो इसका क्या मतलब सिर्फ ये है कि बैंक जानता है कि मैंने कहां-कहां अपना कार्ड स्वाइप किया? ये उससे कहीं ज्यादा है। बिग डेटा बैंकिंग में एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ आपके लेन देन का रिकॉर्ड नहीं है, ये उन सभी जानकारियों का विश्लेषण है। आप कब, कहां और क्या खर्च करते हैं, आप किन वेबसाइटों पर जाते हैं, आप ऐप का कौन सा फीचर इस्तेमाल करते हैं। बाप रे! इस विशाल डेटा का विश्लेषण करते बैंक पैटर्न ढूंढते हैं। वे आपकी भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं, धोखाधड़ी का पता लगा सकते हैं इससे पहले कि वो हो, और आपको ऐसे व्यक्तिगत ऑफर दे सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। यस। ये भविष्य देखने जैसा है, लेकिन आंकड़ों की मदद से। लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है ना, है ना? आखिरकार काम तो इंसानों को ही करना है। तो अगर टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो रही है तो कर्मचारियों की भूमिका का क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। इसीलिए कर्मचारी उत्पादकता यानी स्टाफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक अलग और महत्वपूर्ण रणनीति है। ये केवल तकनीक पर निर्भर नहीं है। अगर आपने अपने कर्मचारियों को बेहतरीन सॉफ्टवेयर तो दे दिया, लेकिन उन्हें उसे इस्तेमाल करना नहीं सिखाया या उन्हें प्रेरित नहीं किया, तो वो सॉफ्टवेयर बेकार है। सही बात है। इसके लिए बेहतर प्रदर्शन मैनेजमेंट प्रणालियों की जरूरत है, जैसे हर कर्मचारी के लिए स्पष्ट लक्ष्य और स्कोर कार्ड, बेहतर प्रोत्साहन और पुरस्कार, और सबसे जरूरी सही प्रशिक्षण। मतलब टेक्नोलॉजी कर्मचारियों की जगह नहीं ले रही, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल रही है। बिल्कुल। और उन्हें इस नए तरीके के लिए तैयार करना जरूरी है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, ग्राहक सेवा का क्या? क्या अब हमें हर बार मशीनों या चैटबॉट से ही बात करनी पड़ेगी? कुछ हद तक हाँ। ग्राहक सेवा को स्वचालित करना एक और महत्वपूर्ण रणनीति है, लेकिन इसका कारण दिलचस्प है। ये सिर्फ लागत बचाने के लिए नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि डिजिटल युग में ग्राहक खुद ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवा के विकल्प चाहते हैं। आज की पीढ़ी किसी को फोन करके इंतजार करने के बजाय ऐप पर 2 क्लिक में अपना काम निपटाना पसंद करती है। लेकिन क्या इससे वो मानवीय स्पर्श पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है? मुझे याद है जब कोई बड़ी समस्या होती थी तो ब्रांच मैनेजर से बात करके एक तसल्ली मिलती थी। अब अगर हर चीज ऐप और चैटबॉट पर ही होगी तो क्या बैंक और ग्राहक का रिश्ता सिर्फ एक लेनदेन का नहीं रह जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है और इसका जवाब संतुलन में है। स्वचालन का सबसे अच्छा उपयोग नियमित और बार-बार होने वाले कामों के लिए है, जैसे बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट डाउनलोड करना या पासवर्ड बदलना। इससे कर्मचारियों का समय बचता है और वे उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें सच में किसी जटिल समस्या के लिए मानवीय सहायता की जरूरत है, जैसे कोई वित्तीय सलाह या किसी बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत। तो विचार यह है कि मशीनें आसान काम करें ताकि इंसान मुश्किल कामों पर ध्यान दे सके। तो अगर हम इन सभी रणनीतियों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि बैंक हर मोर्चे पे साथ बदलाव कर रहे हैं, अपने मूल व्यापार मॉडल से लेके वे ग्राहकों से कैसे बात करते हैं और अपनी आंतरिक तकनीकी प्रणालियों तक। ये वाकई एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि बैंकों को एक ही समय में 2 बिल्कुल विपरीत काम करने होंगे। आज की लागत कम करनी होगी और कल के लिए निवेश करना होगा। उन्हें केवल सस्ता नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा कुशल बनना होगा। ये संतुलन बनाना ही उनकी सफलता की कुंजी है। जो बैंक ये संतुलन साध लेगा, वही इस नई दुनिया में न केवल जीवित रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। इन दस्तावेजों में एक बात साफ तौर पर कही गई है कि बैंकों का मुनाफा 3 स्तरों पर तय होता है। पहले हैं मैक्रो इकोनॉमिक यानी व्यापक आर्थिक कारक। ये वो लहरें हैं जिन पर हर बैंक को तैरना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मतलब जैसे देश की जीडीपी। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब देश की जीडीपी
मतलब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो होता क्या है कि माहौल में पैसा आता है। लोग ज्यादा खर्च करते हैं। हाँ, कंपनियां नया निवेश करती हैं और जाहिर है लोन की मांग बढ़ती है। इसका सीधा और सकारात्मक असर बैंकों के मुनाफे पर पड़ता है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो इस रिसर्च में सामने आई वो ये है कि महंगाई का वास्तविक जीडीपी के उतार चढ़ाव पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि कम ब्याज दरें और बाजार में बढ़ती कंपटीशन वो बैंकों के मुनाफे पर दबाव जरूर डालती हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सिकुड़ जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? सीधा साधा हिसाब है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम का मतलब है कि बैंक अपने दिए गए लोन पर कितना कमा रहा है और लोगों की जमा राशि पर कितना ब्याज दे रहा है, इसके बीच का अंतर। मान लीजिए बैंक लोन पर 10% कमा रहा है और डिपॉजिट पर 6% दे रहा है, तो वो 4% उसका मोटा मोटा मार्जिन हुआ। अच्छा, तो मतलब बैंक के मुख्य बिजनेस का मुनाफा मार्जिन यही है? हाँ, मोटे तौर पे यही है। समझ गया। तो ये तो हुए वो कारक जिन पर किसी एक बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई कंट्रोल नहीं है। अब दूसरे स्तर पर आते हैं। दूसरा स्तर है इंडस्ट्री से जुड़ा कारक, और इसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी डूबा हुआ पैसा, है ना? बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ऐसे कर्ज जिनकी किस्तें आना बंद हो गई हैं और जिनके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। तो जब कोई लोन एनपीए बनता है तो बैंक को दोहरा नुकसान होता होगा। दोहरा नुकसान, सही कहा आपने। पहला, उस लोन से ब्याज की कमाई बंद हो जाती है, और दूसरा, नियामक जरूरतें मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बैंक को उस डूबे हुए कर्ज के बदले कुछ पैसा अलग निकाल कर रखना पड़ता है। इसे तकनीकी भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं, और ये पैसा एक तरह से बैंक के मुनाफे से ही कटता है, जिससे उसकी कमाई पर सीधी चोट पड़ती है। अच्छा, और तीसरा स्तर क्या है? तीसरा और आखिरी स्तर है बैंक से जुड़े खास कारक, यानी वो चीजें जो सीधे बैंक के अपने कामकाज और नीतियों पर निर्भर करती हैं। यहाँ एक सीधा संबंध है। बैंक के पास जितनी ज्यादा डिपॉजिट यानी जमा राशि होगी, उसका मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। साथ ही गैर ब्याज आय यानी नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बहुत जरूरी है। इसमें कमीशन, सर्विस चार्ज, लॉकर फीस, विदेशी मुद्रा के लेन देन से होने वाला मुनाफा, ये सब शामिल होता है। जी। ओके, तो ये तो हुआ हेड ऑफिस लेवल का खेल, जीडीपी, एनपीए, डिपॉजिट्स। पर असल कहानी तो गली मोहल्ले के ब्रांच में होती है। हाँ, है ना। डिजिटल बैंकिंग के बाद मुझे हमेशा लगता था कि शायद ब्रांच की अब कोई जरूरत ही नहीं बची होगी। क्या आपके स्रोत भी यही मानते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और स्रोत इस पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, ये सच है कि महामारी के बाद से शाखाओं में लोगों का आना जाना कम हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं हुए हैं। रिसर्च में एक आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में ग्राहकों का शाखाओं में आना 20% से ज्यादा कम हो गया है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसी वजह से कई बैंकों ने अपनी शाखाएं बंद की हैं या उन्हें पास की किसी बड़ी ब्रांच में मिला दिया है। लेकिन एक बात साफ है, सफलता के लिए ब्रांच नेटवर्क आज भी एक मजबूत कड़ी है। लेकिन ये तो बैंक के लिए सबसे महंगा सौदा भी होता होगा। मेरा मतलब है बिल्डिंग का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली, सुरक्षा। बिल्कुल, ब्रिक एंड मोर्टार नेटवर्क किसी भी बैंक का ग्राहकों तक पहुंचने का सबसे महंगा तरीका होता है, और इसीलिए इस निवेश से ज्यादा रिटर्न निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। शाखा का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रोल बदल रहा है। अब वो सिर्फ पैसे जमा करने या निकालने की जगह नहीं रही, बल्कि रिलेशनशिप बनाने और सलाह देने का सेंटर बन रही है। सही। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हर ब्रांच की अहमियत है तो हर ब्रांच को सफल कैसे बनाया जाए? स्रोत कहते हैं कि हर शाखा के लिए कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। एकदम सही। जो रणनीति मुंबई के किसी व्यावसायिक इलाके की शाखा के लिए काम करती है, वो किसी छोटे शहर की रिहायशी इलाके वाली शाखा के लिए फेल हो सकती है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ज्यादातर बैंक ये गलती करते हैं कि उनका कॉर्पोरेट ऑफिस सभी शाखाओं को एक जैसा ग्रोथ टारगेट दे देता है। जैसे कि इस साल 15% ग्रोथ चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये तरीका ज्यादातर फेल हो जाता है, क्योंकि हर ब्रांच की अपनी अलग कहानी होती है, अपनी अलग हकीकत होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है हर शाखा की अनूठी भूमिका को पहचानना। सबसे पहले तो मुनाफा, विकास और जोखिम के बीच एक संतुलन बनाना होगा।
ठीक। इसके बाद हर शाखा के लिए लक्ष्य उसकी जमीनी हकीकत के हिसाब से तय होने चाहिए। जैसे वहां नए ग्राहक बनाने की कितनी गुंजाइश है, पुराने ग्राहकों को कैसे रोक कर रखना है, और उन्हें और कौन से उत्पाद बेचे जा सकते हैं, जिसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। इन दस्तावेजों में क्रॉस सेलिंग को लेकर एक आंकड़ा है जो देखकर मैं हैरान रह गया हूं। इसमें लिखा है कि एक ग्राहक जिसके पास बैंक का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक सेविंग्स अकाउंट, वो औसतन 18 महीने तक बैंक से जुड़ा रहता है। सही। लेकिन अगर वो एक और प्रोडक्ट ले लेता है, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड, तो ये रिश्ता 4 साल तक बढ़ जाता है। और 3 प्रोडक्ट होने पर, मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एक लोन, ये अवधि लगभग 7 साल तक पहुंच जाती है। 7 साल? ये तो कमाल का आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंक के लिए सिर्फ एक खाता खोलने से कहीं ज्यादा जरूरी ग्राहक को अपने पूरे इकोसिस्टम में लाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह सीधे तौर पर वॉलेट शेयर की अवधारणा से जुड़ा है, यानी एक ग्राहक अपने वित्तीय लेनदेन का कितना हिस्सा आपके बैंक के साथ कर रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, एक सर्वे में 73% बैंकरों ने माना कि वे नए कारोबार के लिए बाहर जाकर सक्रिय रूप से प्रयास करने के बजाय अपने मौजूदा ग्राहकों और संबंधों पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। यह एक प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्टिव तरीका है। तो फिर प्रोएक्टिव यानी सक्रिय तरीका क्या होगा? डेटा स्रोत एक डेटा संचालित सक्रिय दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। पहला, डेटा का विश्लेषण करके ये पहचाने कि किस तरह के ग्राहकों को टारगेट करना है। दूसरा, उस शाखा के इलाके की बाजार की गतिशीलता को समझें। वहां किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से व्यापार है, उनकी जरूरतें क्या हैं। साथ ही अपने कंपटीशन पर भी नजर रखें। यानी सिर्फ लोन बढ़ाओ जैसा सामान्य लक्ष्य देने के बजाय इस इलाके के छोटे व्यापारियों के लिए वर्किंग कैपिटल लोन पर ध्यान दें, जैसा खास लक्ष्य ज्यादा असरदार होगा। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है बैंक मॉडल को फिर से परिभाषित करना। इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम अपडेट करना नहीं है। इसका मतलब है एनालिटिकल टूल्स और ग्राहक डेटा का उपयोग करके पैटर्न को समझना और जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उन्हें पहचानना। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए डेटा ये दिखा सकता है कि एक खास इलाके में युवा परिवार घर खरीद रहे हैं, तो वहां होम लोन और उससे जुड़े बीमा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये आगे रहकर सोचने की बात है, न कि कुछ हो जाने के बाद प्रतिक्रिया देने की। तो ये रणनीतियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक शाखा प्रबंधक इन्हें लागू कैसे करेगा? चलिए इन रणनीतियों को कुछ और व्यावहारिक ठोस कदमों में बांटते हैं जो स्रोत सुझाते हैं। जरूर। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एनपीए में कमी पर लगातार ध्यान देना। लक्ष्य होना चाहिए कि एनपीए 3% से कम हो। इसके लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहिए, चाहे वो ग्राहक से बातचीत हो, एकमुश्त निपटान हो या फिर कानूनी कार्रवाई। दूसरा, गुणवत्ता वाले लोन देना। बैंक का मुख्य काम ब्याज से कमाना है, इसलिए लोन देना जरूरी है, लेकिन सही ग्राहक को देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक लगभग 70% का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आदर्श माना जाता है। इसका मतलब है कि बैंक के पास जमा हर 100 रुपए में से 70 रुपए लोन के तौर पर बाजार में होने चाहिए। जी बिल्कुल। तीसरा शायद नॉन इंटरेस्ट इनकम होगा। हाँ, गैर ब्याज आय पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें बीमा, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट जैसे उत्पादों की क्रॉस सेलिंग शामिल है। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड बंद करवाने गया था और बीमा पॉलिसी का ब्रोशर लेकर वापस आया। अब समझ में आया कि इसके पीछे तो 7 साल वाली रणनीति थी। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कम लागत वाली जमा यानी कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। सही। करंट अकाउंट पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता और सेविंग्स अकाउंट पर बहुत कम, आजकल 2-3% देता है। इसकी तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंक को 6-7% या उससे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसलिए जिस बैंक के कुल डिपॉजिट में कासा का हिस्सा ज्यादा होता है, स्रोत के अनुसार 35% से ऊपर उसकी फंड की लागत कम होती है और वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। ये कासा वाली बात दिलचस्प है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आजकल तो हर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज चाहता है या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। तो फिर कोई अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में क्यों रखेगा, जहां रिटर्न लगभग ना के बराबर है? बैंकों के पास इसके लिए क्या तरकीब होती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ग्राहक सेवा और रिलेशनशिप बैंकिंग की भूमिका आती है। बैंक अक्सर सैलरी अकाउंट, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट या फिर बेहतर डिजिटल सेवाओं का पैकेज देकर ग्राहकों को कासा के लिए आकर्षित करते हैं।
अगर बैंक की सर्विस अच्छी है, मोबाइल ऐप स्मूथ चलता है, तो ग्राहक अपनी सुविधा के लिए एक बड़ी रकम सेविंग्स या करंट अकाउंट में रखना पसंद करता है, भले ही उस पर ब्याज कम मिले। तो इन सब नंबरों और अनुपातों के बीच आखिर में बात फिर से ग्राहक पर ही आ जाती है। हमेशा। और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। बेहतर ग्राहक संबंध और शाखा प्रमुख का विनम्र व्यवहार बहुत मायने रखता है। एक अच्छा शाखा प्रमुख सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि अपनी टीम का मेंटोर भी होता है। अच्छी ग्राहक सेवा से माउथ पब्लिसिटी होती है, जो किसी भी मार्केटिंग अभियान से ज्यादा असरदार हो सकती है। अगर कैश काउंटर पर बैठा कर्मचारी मुस्कुराकर बात करता है, तो ग्राहक खुश होकर जाता है। अगर रिकवरी टीम ईमानदारी से काम करती है, तो एनपीए कम होता है। हर कर्मचारी की कार्यशैली का सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। इसीलिए कर्मचारियों के अच्छे काम की सराहना और गलती पर सही फीडबैक दोनों ही व्यवस्था का हिस्सा होने चाहिए। तो आज हमने देखा कि बैंकों का मुनाफा जीडीपी और एनपीए जैसी बड़ी चीजों से लेकर एक शाखा के अंदर होने वाली छोटी छोटी बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि वहां के कर्मचारियों का व्यवहार या कासा अनुपात। ये एक जटिल मशीन की तरह है जिसके सारे पुर्जे सही से काम करने चाहिए। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुनाफा कमाना कोई एक बार का काम नहीं है। ये विश्लेषण, अनुकूलन और सुधार की एक निरंतर प्रक्रिया है। इन दस्तावेजों का मुख्य संदेश यही है कि ऊपर से थोपे गए सामान्य लक्ष्यों से हटकर डेटा पर आधारित शाखा विशिष्ट रणनीतियों की ओर बढ़ने की जरूरत है।